May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठिए. Thank you, sir. आप सुनीता मीणा है ना? जी सर. कुछ बताइए अपने बारे में. सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनीता मीणा है. मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले से की निवासी हूँ और मैंने स्टडीज़ में बीए किया है, हिस्ट्री ऑनर्स एंड फिलॉसफी में. उसके बाद मैंने हिस्ट्री ऑनर्स एंड फिलॉसफी. जी सर. ये कैसे होता है? मेरा ऑनर्स तो एक ही विषय में होता है शायद. सब्सिडरी मेरा फिलॉसफी. अच्छा, ठीक है. जी सर. उसके बाद मैंने एमए किया और मैं पिछले 3 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर काम कर रही हूँ. एमए किस विषय में किया आपने? सर, हिस्ट्री में. एमए हिस्ट्री में किया. और आप 3 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं. जी सर. और पिछले 3 सालों से मैं विवाहित भी हूँ. अच्छा. आपके हस्बैंड भी सर्विस में ही है किसी? जी सर. वो क्या करते हैं? वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है. सेम सर्विस में आप लोग हैं. आपका सिलेक्शन इंस्पेक्टर ग्रेड पे हुआ था या सब इंस्पेक्टर पे हुआ था? इंस्पेक्टर ग्रेड. इंस्पेक्टर पे हुआ था. और इस परीक्षा में कितनी बार आप बैठ चुकी हैं अब तक? सर, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है. इसके पहले क्या क्या हुआ? सर, इससे पहले प्री भी नहीं हुआ कभी. अच्छा, पहली बार प्रीलिम्स हुआ? जी सर. और उसके बाद मेंस भी, और आप इंटरव्यू दे रही हैं. ठीक है. तो मेंस आपका अच्छा हुआ इस बार? सर हाँ. उम्मीद है आपको सिलेक्शन की? जी सर. कौन सी सर्विस की उम्मीद है? सर, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, पर कोशिश सब अपने हिसाब से सोचते हैं कि आईएएस ही मिले. आईएएस मिले. और आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं आईएएस के बाद? सर, उसके बाद आईआरएस. आईपीएस नहीं? नहीं सर. क्यों? आईपीएस का सर मेरी 2 वजह रही. एक तो मैं पहले से टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ तो इसलिए मैंने आईआरएस को प्रेफरेंस दी, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एप्टीट्यूड भी शायद पुलिस डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा फिट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको 4th चॉइस पे रखा है. मतलब एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए पुलिस के लिए? एप्टीट्यूड सर, मैं थोड़ा शांति प्रिय अपने आप को, जैसे मैं समझती हूँ इस तरीके की चीज़ों में अपराधियों से डील करना शायद मैं इतना अच्छे सही ढंग से नहीं कर पाऊंगी. इतना होना पुलिस चाहिए. तो सबसे ज्यादा शांति फैलाती है पूरे समाज में. आप चाहते हैं कि शांति कोई और फैला दे आपके लिए, फिर आप शांति से रह लें, न कि आप शांति पैदा करें समाज में. नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस को कई बार ऐसी चीज़ों से डील करना पड़ता है जहां अगर उसके एप्टीट्यूड का व्यक्ति होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएगा. मैं शायद अपनी सर्विसेज के साथ न्याय नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए जैसे किसी को मारना पीटना हो तो आप शायद नहीं कर पाएंगे. जी सर. थोड़ा मैं या एनकाउंटर करना पड़ जाएगा भी तो शायद नहीं कर पाएंगे, ये लगता है आपको? जी सर. ठीक है. और आपने फॉरेन सर्विस भी नहीं ऑप्ट की? मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ फैमिली को एडजस्ट करना मुश्किल होता मेरे लिए फॉरेन सर्विसेज में, इसलिए मैंने ऑप्ट नहीं किया. अच्छा, फैमिली का मतलब आप अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं? हस्बैंड, मेरी सास, और वो मतलब सास शुरू से गांव में रही हैं. वो जयपुर आने तक में भी उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो बाहर मेरे साथ जाना. और फिर मेरे हस्बैंड अकेले उनके संतान है, तो मैं समझती हूँ. मान लीजिए आप आईएएस बन गई, आईआरएस बन गई, आपके हस्बैंड तो इंस्पेक्टर हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इससे आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा? नहीं सर, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ. हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. ऐसी 2 फिल्मों के नाम बता सकती है जहाँ ऐसा ही हुआ था कि वाइफ हस्बैंड से आगे निकल गई थी और उसके बाद चीज़ें ठीक चल नहीं पाई? हिंदी की बहुत प्रसिद्ध फिल्में हैं ऐसी जो इसी थीम पे बनी है. सॉरी सर, मैं मूवीज का आइडिया नहीं. ऐसा कोई फिल्म देखी है? एक अभिमान फिल्म बहुत प्रसिद्ध है इस मामले में. मतलब ईश्वर करे कि सब ठीक रहे. मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि एक भारतीय समाज में ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं. आप मुझे ये बताएं कि आप महारानी कॉलेज से पढ़ी. जी सर. डेमोक्रेसी के समय में किसी कॉलेज का नाम महारानी कॉलेज होना या महाराजा कॉलेज होना बहुत शर्मनाक बात नहीं लगती आपको? मतलब इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ. सर, जिस जमाने में कॉलेज बनी थी उस टाइम के हिसाब से तो चीज़ें ठीक थी, पर नाम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता. जब हम कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह का हम लोगों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मैटर करता है. मैं सोचती हूँ नाम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता. नहीं, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, मैं समझ गया, लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, और अब तो लोकतंत्र को भी 70 साल के आसपास हो ही गए हैं हमारे. क्या उचित नहीं हुआ कि नाम बदल दें हम? महारानी की जगह चाहे तो मुख्यमंत्री कॉलेज कर दीजिए, प्रधानमंत्री कॉलेज कर दीजिए, अगर ऐसे ही नाम रखना है डेजिग्नेशन पे ही, नहीं तो कुछ और नाम. सर, महारानी मैं सोचती हूँ कि स्टेटस नहीं है. लड़कियाँ जब जिस कॉलेज में पढ़ रही है वो अपने आप को महारानी समझ सकती हैं. ऐसा कोई स्पेसिफिक हम नहीं कह सकते कि भाई किसी महारानी के नाम पर नहीं है, तो वो अपने आप में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इशू है. नाम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. महाराजा महारानी दोनों ठीक है. जी सर. ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी ठीक ही होगा, क्योंकि नाम में क्या रखा है? इससे मैं जहाँ तक समझती हूँ
नाम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक बात है, लेकिन उस वजह से फिर हमने ऐसा क्यों किया कि कई अंग्रेजों के नाम पर जो भवन थे, सड़कें थी, उनका नाम चेंज कर दिया आज़ादी के बाद? ऐसा करना ठीक था? सर मैं अभी जैसा अपने देश में देखा गया, जैसे कई स्टेट्स में ये चल रहा था कि नाम बदलने का, मैं उसके भी बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि चीज़ें एक हमें जो विरासत में मिली हैं उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। पर अंग्रेज़ों के साथ ये थोड़ा हम इस इशू को जोड़ सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारा इतना शोषण किया, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद अगर जनता की राय है और इस तरीके से बदलाव चाहते हैं तो वो किया जाना चाहिए। सीसीडी के मालिक ने आत्महत्या कर ली ये कह के कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत परेशान किया उसको। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कोई आत्म मूल्यांकन का भाव पैदा हुआ या अभी भी स्थितियां वैसी ही हैं? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं। अब जैसे हम फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स, तो चीज़ें अपने आप उससे धीरे धीरे सुधरेंगी, क्योंकि जब हम आमने सामने बातचीत करते हैं और जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बात करते हैं तो स्कोप बहुत कम हो जाता है भ्रष्टाचार के लिए। IT डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे से कर रहा है, कहना चाह रही हैं। आप असेसमेंट में हैं या अभी इन्फोर्समेंट में हैं? सर मैं अभी एग्जाम्स में पोस्टेड हूँ, तो अच्छा। वहाँ मैं अपील्स का काम देख रही हूँ। अपील से काम देख रही हैं, ठीक है सर। सुनीता, आप कह रहे हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, बताइए आपके नाम में क्या है, क्या अर्थ है इस नाम का? सर इसका अर्थ है कि अच्छी नीति वाला व्यक्ति। तो क्या असर लगता है, क्या कोई असर है आपकी चेतना पर इस नाम का? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि अपने नाम को मैं सही सिद्ध कर सकूँ, मूल्यों के हिसाब से चलने की और अपने उसूलों पर चलने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मतलब नाम का असर होता है? सर नाम का असर ये हम कह सकते हैं कि हम नाम को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई केस में ऐसा होता है कि नाम किसी का कुछ और है और वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने एक प्रमाण पत्र में ऐसा दावा किया है कि आप राजस्थान की साधारणतः निवासी हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। क्या बता सकते हैं कि भारत के किस कानून के तहत निवासी की परिभाषा तय की जाती है? सर निवासी की परिभाषा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अच्छा, और अभी जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन पारित हुआ है, जी सर, इससे सिर्फ नागरिक की परिभाषा बदलेगी या निवासी की परिभाषा भी बदलेगी? सर उसमें हम नागरिकता देने की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। इतिहास पढ़ते समय मैं गौर कर रहा था, आपने मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादा अध्ययन किया है। जी सर। मध्यकालीन इतिहास के आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू पे आपने अलग से अध्ययन किया है, क्या खासियत थी, थोड़ा संक्षेप में बताएं। सर मध्यकाल में हम जहाँ तक सांस्कृतिक पहलू को देखते हैं, हम देखते हैं कि जब हमारा प्राचीन युग चल रहा था, स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ठीक थी और दास प्रथा भी उस स्तर पर नहीं थी। पर जैसे हम मध्यकाल में आते हैं, हम वंचित वर्गों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। आर्थिक स्तर पर मुस्लिम शासकों ने काफ़ी काम किया, कई नई नई योजनाएं भी उन्होंने लागू की, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे प्रयास किए, तो कुछ सुधार भी देखने को मिलते हैं आर्थिक स्तर पर। फिरोज शाह तुगलक की औद्योगिकरण में क्या भूमिका थी? मध्यकाल में भारत में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ, अंग्रेजों ने आके उसको बर्बाद कर दिया, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो तुगलक की क्या भूमिका थी औद्योगिक प्रगति में? सर उसने नए नए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, उसने कई नहरें बनवाई। कौन कौन से उद्योग का प्रोत्साहन दिया फिरोज शाह तुगलक ने? सॉरी सर, अच्छा वो ध्यान नहीं है आपको। स्कूल स्तर पर एक गार्गी पुरस्कार मिला था, ये गार्गी कौन है? सर गार्गी वैदिककालीन विदुषी थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य के ऋषि से शास्त्रार्थ किया था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था? जी सर। अच्छा, बाद में एक और महिला का नाम आता है जिन्होंने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था, वो कौन थी? सॉरी सर। अच्छा, ये ध्यान नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भारत में आयकर दाता, व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या 1.4 करोड़ ही है, हालांकि रिटर्न भरने वालों की संख्या 6 करोड़ के आसपास है। तो ये तो एक विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जब लोग रिटर्न भर रहे हैं तो आयकर क्यों नहीं दे रहे हैं? वास्तव में आयकर 1.40 करोड़ लोग ही क्यों दे रहे हैं? आयकर में जो अधिनियम है उसमें कई सारे प्रावधान है, उसके तहत आप कई तरह की छूट और एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका टैक्स बन रहा है तो ये आपको टैक्स देना होगा। तो ये इस वर्ष जो बजट में नया प्रस्ताव आया है आयकर को लेकर, क्या असर पड़ सकता है? क्या अगले साल आयकर दाताओं की वास्तविक संख्या बढ़ जाएगी बहुत?
सर जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है टैक्स स्लैब को काफ़ी सुधार करने की, लिटिगेशन कानून में जिस तरह की उलझनें होती है उनको कम करने की, जैसे कितने सारे बहुत सारे डिडक्शन सब हटा दिए गए, रेट कम कर दी गई है, उस पर आप टैक्स पे कीजिए, तो शायद चीज़ें आप जयपुर के एग्जाम्पशन शाखा में ही काम कर रही हैं। इस वर्ष के बजट प्रस्ताव के बाद कौन कौन से इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस बचे रहेंगे, ध्यान दिया है आपने इस पर? इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस 70 के आसपास एग्जाम्पशन डिडक्शन तो खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन 100 में से लगभग 30 बचे रहेंगे। तो कोई एक दो ऐसा महत्वपूर्ण एग्जाम्पशन जो बचा रहेगा जिसका फायदा लोगों को मिलता रहेगा? सर जैसे ATCCD 2 का है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए, वो उसमें 7.5 लाख की लिमिट कर दी गई है, पर वो एग्जाम्पशन अभी भी मिलता रहेगा। ATCCD 4 का एग्जाम्पशन भी मिलता रहेगा। सुकन्या योजना वाला एग्जाम्पशन बचा रहेगा कि बंद हो जाएगा? सर वो मिलता रहेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। सुनीता जी सर, आप ये बता सकती हैं पिंक टैक्स से क्या मतलब है, क्या होता है ये पिंक टैक्स? सॉरी सर मुझे अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हाल में ही भारत ने कहा कि UAE जो है उसको रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, तो क्या होता है ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी और ये किस तरीके से मदद करेगा भारत को और UAE को? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, अभी हाल में ही देखा गया कि भारत और मलेशिया के बीच में भी काफ़ी तनाव रहा है, क्या प्रमुख कारण है इसके? सर वो पाम ऑयल को लेकर काफ़ी तनाव था। पाम ऑयल को लेकर तनाव शुरू हुआ या तनाव किसी और बात से शुरू हुआ और इसका असर पाम ऑयल पे पड़ा? सर तनाव वैसे पाम ऑयल का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? सर इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया या मलेशिया? इंडोनेशिया है पाम ऑयल। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा। और भारत क्या विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर है पाम ऑयल का? सॉरी सर। अच्छा, हाल में ही भारत सरकार ने एक CAA एक्ट लेके आए हैं, आपको क्या लगता है इससे भारत के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने पड़ोसी देशों से जो कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से तो खैर संबंध बहुत अच्छे हैं भी नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा या कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ CAA से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी एक रुचि है कि स्क्रैप से आप कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? एक बहुत ही फेमस गार्डन बनाया हुआ है किसी ने, और वो भारत के किस शहर में है और किन्होंने बनाया है? सॉरी सर। आपने रॉक गार्डन नहीं सुना चंडीगढ़ में? सुना है। किसने बनाया वो? आइडिया नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन राइट नहीं है, आपका इस पे क्या विचार है? सर मेरा इस संबंध में विचार यह है कि रिजर्वेशन हम इसलिए देते हैं कि जो उनके साथ भेदभाव हुआ है सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर, ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव हुआ है उसको हम दूर कर सके, मगर जॉब में आने के बाद अगर उसको वो सुविधाएं मिल गई है तो प्रमोशन में आरक्षण। लेकिन आपको नहीं लगता कि जॉब में भी लगातार डिस्क्रिमिनेशन या मतलब भेदभाव बना रहता है, लोगों के अलग अलग कम्युनिटीज़ के अपने अपने लॉबीज बन जाती हैं? सर जैसे कि M नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि हम उन 3 जो उन्होंने पॉइंट बताए थे कि उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए और एफिशिएंसी पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट सही है या इस पे पुनर्विचार की ज़रूरत है? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है कि रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। सुनीता जी मैम, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ही लगातार राज्य सरकारों को बोला है कि अरावली में जो अवैध खनन हो रहा है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए, लेकिन सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं इस तरफ और लगातार ये जो खनन की प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्यों सरकारें इस बारे में चिंतित नहीं है कि अरावली अगर पूरी तरह नष्ट हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉरी मैम। इस पूरे प्रकरण में आपको ऐसा लगता है कि शायद सरकार भी खुद लिप्त है इसमें किसी ना किसी तरीके से, तभी वो ठोस कदम नहीं उठा पा रही? मैम मैं
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राजस्थान से आती हैं और राजस्थान अपने कल्चर को लेके बहुत प्रसिद्ध है पूरे ही देश में, और वहाँ का जो परिधान है वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। लोग जानते हैं राजस्थानियों को उनके साफा से, घूंघट से। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं का जो घूंघट है वो अगर अपने मन से करती हैं तो वो ठीक है, हमें बहुत उनको बात भी नहीं करना चाहिए कि आप घूंघट हटाओ, और उनको ज़बरदस्ती नहीं बोलना चाहिए कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो या सलवार सूट पहनो। अगर उनका वो परिधान है तो वो है। आप क्या मत है, घूंघट रहना चाहिए, हटना चाहिए? मैम मैं जहाँ तक समझती हूँ वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना अलग बात है, और किसी को अगर आप पर्दा करवा कर उसके व्यक्तित्व का ही हनन कर रहे हैं तो वो अलग बात है। पर्दा अभिव्यक्ति को रोक देता है, महिलाओं को उनका आगे बढ़ने से रोकता है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ पर्दा प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। और अगर कोई महिला स्वेच्छा से रखना चाहे, जैसे कि हम बहुत सारे मुसलमान देशों में भी देखते हैं कि वो कहते हैं हम स्वेच्छा से बुर्का पहनना चाहते हैं, इसी तरह अगर राजस्थानी महिलाएं बोले कि नहीं हमें पर्दा प्रथा हमारी आइडेंटिटी है, फीचर है, तो हमें नहीं हटाना है, उसमें आप क्या कहेंगे? मैम हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रहे, पर हम उन्हें चीज़ों के जो प्रोज और कॉन्स है वो समझा सकते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। मतलब पर्दा हर हाल में आपके हिसाब से गलत है? जी। अच्छा ठीक है। एक पर्दा के लिए ही जयपुर में ही कैंपेन चल रहा है, बता सकते हैं क्या कैंपेन है? मैम घूंघट हटाओ कैंपेन मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों किया है? ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। घूंघट नहीं, ये तो बहुत ही किसी विशेष कार्य के लिए किया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। लिटरेसी रेट क्या है राजस्थान की? मैम 66.1%। महिलाओं की? 52.1%। और पुरुषों की? पुरुषों की 79.2%। तो ये जो गैप देखने को मिलता है करीब 30% का, क्यों है इतना जो गैप है महिलाओं और पुरुषों के बीच लिटरेसी को लेके, साक्षरता को लेके? क्या कारण है कि राजस्थान जैसा राज्य जो कि काफ़ी क्या बोले राजा महाराजाओं की जगह रही है, वहाँ पे इतना गैप क्यों दिखता है? वहाँ पे तो अच्छा खासा पैसा भी रहा है। मैम सबसे बड़ी वजह उसमें पितृसत्तात्मक सोच रही है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें बोझ समझा जाता है। लड़कियों को बाल विवाह कर दिए जाते हैं, तो उन्हें इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी शिक्षा जारी रख सके और आगे बढ़ सके। 2019 और 20 में हम जी रहे हैं, आज भी ये चीज़ें इतना प्रभावी हैं जिसकी वजह से साक्षरता में इतनी कमी दिख रही है? मैम मैं जहाँ तक समझती हूँ हमने काफ़ी कोशिश की है, उसके बाद भी चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हैं। ठीक है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी एक हेरिटेज लिस्ट जारी की थी, उसमें एक शहर का नाम आया है लेटेस्ट। कौन से शहर को रखा गया है? मैम जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का। और कौन से कैटेगरी में रखा है? वो कैटेगरी भी बताते हैं कि किस कैटेगरी में हम इस शहर को ये दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर घूमने के लिए आए थे तो राजा राम सिंह ने पूरे जयपुर को पिंक कलर से रंगवा दिया था, क्योंकि वो मेहमान नवाजी का प्रतीक है। इसलिए तब से ये परंपरा बन गई कि जयपुर पिंक सिटी। तो आज भी सब लोग अपने घरों में पिंक कलर ही करते हैं? मैम सरकार ने कानून बनाकर ये प्रावधान किया है कि रोड्स और जितना मार्केट्स है वहाँ पिंक कलर ही किया जाएगा। ओल्ड जयपुर, ओल्ड सिटी जो है वहाँ पे अभी भी काफ़ी पिंक है, जो नई बसावट है वहाँ पे अलग कलर होने लगे हैं। ठीक है। आप महारानी कॉलेज के बारे में बता रही थी, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। महारानी कॉलेज विशेषकर महिला कॉलेज है, आपको लगता है कि हम अलग से अगर पुरुषों और महिलाओं के कॉलेज बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का प्रतीक है? क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रखने की, पढ़ाने की। इसके कोई तात्पर्य नहीं बचता है। आपका क्या कहना है? मैम इसके पीछे दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि कॉलेज में जितना डेवलपमेंट पर्सनालिटी का हो सकता है वो हम अगर सेपरेट कॉलेज बनाते हैं वहाँ नहीं हो पाता। पर राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो कुछ समय के लिए हम ये प्रावधान कर सकते हैं ताकि फैमिलीज ईजी वे में लड़कियों को भेज सके। और कुछ समय मतलब कितना समय? मैम जब तक लिटरेसी रेट थोड़ा ठीक नहीं हो जाती और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक इस प्रावधान को रख सकते हैं, उसके बाद तो शायद ज़रूरत महसूस नहीं होती ऐसी चीज़ें। चलिए ठीक, धन्यवाद। सुनीता, आपकी शादी कब हुई? सर 2016 में। आप एक दो बड़े गिफ्ट का नाम बताएंगे जो आपके फैमिली ने लड़के पक्ष को दिया?
सर मेरी फैमिली ने कोई गिफ्ट कोई गिफ्ट नहीं दिया, 1 रुपए की शादी थी। जी सर। आप कैसे समझते हैं जो ये गिफ्ट पड़ता है, ये दहेज पड़ता ही है कि क्या है ये? अगर शादी में अगर गिफ्ट दिया जा रहा है तो मैं जहाँ तक समझती हूँ दहेज ही माना जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, राजस्थान की कुछ साइट्स रामसर कन्वेंशन के अंदर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित हैं। कौन कौन की साइट्स हैं वो? सर सांबर लेक और केवला देव अभयारण्य। दोनों? जी सर। और लोकटक लेक? लोकटक लेक राजस्थान में नहीं है, जो कहाँ पर है वो? मणिपुर। अच्छा, रामसर कन्वेंशन कब आई थी और इसका क्या महत्व है? सर कब आई थी ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित किया गया। तो हम वेटलैंड क्योंकि इकोसिस्टम का ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला पार्ट होता है, और इसलिए उसका संरक्षण ज़रूरी है, इसलिए रामसर कन्वेंशन लाया। आप अभी जब बात कर रहे थे कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है, तो उसमें ये कहा गया था कि इसमें इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वो तो देखने को मिलती ही है, लेकिन इसमें वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आप मुझे कुछ 1-2 ऐसे मोनूमेंट या फिर कोई ऐसे आर्किटेक्चर बता पाएंगे जिसमें वेस्टर्न कल्चर का समावेश देखने को मिले जयपुर के? सॉरी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत के लिए आज के समय में क्या क्या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? सर सबसे बड़ा तो डाटा सिक्योरिटी का है, उसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जैसे कंपनीज जो MNCs यहाँ काम कर रही हैं वो डाटा को मिसयूज कर सकती हैं कई बार, इसलिए हम डाटा लोकलाइजेशन का भी प्रयास कर रहे हैं। दूसरा हमारे अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2 टर्म यूज़ होती हैं जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक होती है मैलवेयर, एक होती है फिशिंग। दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या होती हैं? सॉरी सर। अच्छा, मुझे बताइए कि हाल ही में भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है मिशन गगनयान, आप जानते हैं इसके बारे में, क्या है ये? जी सर, इसके तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के कुछ नागरिकों को हम इसरो का प्रयास है कि हम अंतरिक्ष में मानव को लेकर जाएं। आपको पता है इसका बजट क्या है? सॉरी सर। इसका बजट है 10,000 करोड़ रुपए। आपको लगता है कि भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद इतने बजट का कोई मिशन स्पेस में भेजना चाहिए? इतना पैसा हम शिक्षा में लगा सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में लगा सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर इस चीज़ को मैं इस तरीके से देखना चाहूँगी कि शिक्षा और हेल्थ पर हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक वैश्वीकरण की बात करते हैं और हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इंडिया को अपना स्टैंड वहाँ मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष और अनुसंधान में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे ये बताइए कि मिशन गगनयान के जरिए हमने अंतरिक्ष में मानव को भेज दिया, उससे क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताइए। अंतरिक्ष में सर नई नई चीज़ों की खोज हो सकती है, कई संसाधन हमें मिल सकते हैं, और हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें या फिर हम कैसे अपने संसाधनों को प्रयोग करें, ये चीज़ें। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किसी नेशनल पार्क में हम चीता को रीएलोकेट कर रहे हैं किसी दूसरे देश से, आपको पता है इस बारे में? सॉरी सर, मुझे नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा। अच्छा, अभी भारत में टाइगर सेंसस रिलीज हुई है रिसेंटली, तो कितने टाइगर्स हैं? सॉरी सर। अच्छा, रिसेंटली इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हुई है, तो अभी कुल क्षेत्रफल कितना है जो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है? सर 24%। 24% आता है। और कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है फॉरेस्ट कवर? सॉरी सर। अच्छा, राजस्थान में है फॉरेस्ट कवर और कि बिल्कुल भी नहीं है? सर है, लेकिन बहुत कम, लगभग 3-4% के आसपास। अच्छा, हाल ही में सरकार ने जो राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन काफ़ी है थार, तो उसको रोकने के लिए एक अभी ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से एक परियोजना शुरू की है, आप उसके बारे में पता है? सर ये पोरबंदर से शुरू होकर पानीपत तक जाएगी, ये क्या है बताइए? सर इसमें हम 5 किलोमीटर के विड्थ में वृक्षारोपण करेंगे ताकि डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि डीएम के पास भी कुछ पुलिस पावर्स होती हैं? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आपका एप्टीट्यूड नहीं है, बट अगर कहीं किसी ज़िले में दंगा हो रहा है और आप डीएम है तो आप कैसे डील करेंगे? आप फ़ोन नहीं उठाएंगे क्योंकि ये तो दंगे वाली सिचुएशन का तो एप्टीट्यूड है ही नहीं आपका। सर ऐसा नहीं है कि मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन
क्योंकि आईपीएस का पुलिस में अगर मतलब दिन में एक बार आप ऐसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं, बट 24 घंटे ऐसी सिचुएशन डील नहीं करेंगे। अब घबराइए मत, खुल के बोलिए अपनी बात। कोई मतलब आप ये कह सकती हैं कि हाँ कभी कभी मैं डील कर सकती हूँ, लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकती, उसमें क्या दिक्कत है? अभी जो वोडाफोन और एयरटेल का केस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले जजमेंट दिया, उससे संबंध इनकम टैक्स से ही है ना, जो उनकी टैक्स लाइबिलिटीज को पे करने का आदेश दिया गया है। कुछ ध्यान है आपको क्या केस था वो? सर उसमें ये इशू ये है कि उनका ग्रोस एडजस्टेड रेवेन्यू कितना माना जाए उनका, तो उसके लिए कंपनीज ये कह रही हैं कि हम जितना टेलीकॉम सेक्टर से कमा रहे हैं सिर्फ उसी पर हम टैक्स देंगे। लेकिन सरकार का और टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना है कि आपके अदर देन टेलीकॉम सेक्टर की जो भी इनकम है उस पर भी आपको टैक्स देना होगा, उसको हम इंक्लूड करेंगे ईजीआर में। हाँ, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ ही गया है। जी सर। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर इतना टैक्स पे करेंगी तो शायद कंपनियां बंद ही हो जाएंगी। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस मामले में? सर मैं जहाँ तक मानती हूँ कि इनकम पर टैक्स देना तो ज़रूरी है, और कंपनीज के पास इतना तो प्रॉफिट होता ही है कि अगर प्रॉफिट है उनके पास तो उस पर टैक्स देना चाहिए। सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है? सर सेस और सरचार्ज दोनों ही टैक्स पर लगते हैं, पर सेस किसी स्पेसिफिक हम इशू के लिए लगाते हैं, उसको हम उसी स्पेसिफिक जिस चीज़ के लिए हमने लगाया, जैसे हमने एजुकेशन सेस लगाया तो सिर्फ एजुकेशन पर खर्च होगा, पर सरचार्ज का एक लिमिट के बाद अगर आपकी इनकम है और उस पर टैक्स बन रहा है उस पर सरचार्ज लगता है, ताकि उसका उपयोग हम आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कर सकें। तो सरचार्ज का जो कलेक्शन होता है वो सीधे जाता है हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें चला जाता है, और सेस सीधे उसी स्पेसिफिक मद के लिए जाएगा जो जिसके लिया गया है। यही बात कह रही है ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हिरार्की क्या होती है जरा मुझे, जैसे आप इंस्पेक्टर हैं वहां से ऊपर कौन कौन से पद हैं जरा क्रम में बताइए। सो उसके बाद आईटीओ बनते हैं, देन एसीआईटी, डीसीआईटी, जॉइंट सीआईटी, एडिशनल सीआईटी, सीआईटी, प्रिंसिपल सीआईटी, सीसीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी। और सीसीआईटी क्या मतलब हुआ? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद प्रिंसिपल सीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीबीडीटी मेंबर। सीबीडीटी मेंबर तो वही होता होगा ना? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का जो रैंक है और सीबीडीटी चेयरपर्सन का जो रैंक है वो सेम रैंक है या अलग अलग रैंक है? नहीं सर, चेयरपर्सन का रैंक उससे उससे अलग है, और मेंबर सीबीडीटी जो है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के रैंक से होता है। ठीक है, तो आप कितने साल में, जैसे एसीआईटी से सीबीडीटी चेयरपर्सन, ये कितने साल की यात्रा है लगभग? सर हर प्रमोशन में लगभग 4 साल का ड्यूरेशन रहता है। ठीक ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 25 साल के आसपास में आईएएस बन जाए तो चांस बनता है कि वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आजकल नेशनलिज्म की 2 परिभाषाएं चल रही हैं। एक परिभाषा चल रही है जिसके तहत कहा जा रहा है कि सीएए का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं, और उन लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली के जो सीएम आज चुने, मतलब जिन्होंने शपथ ली है, वो भी आतंकवादी हैं। और दिल्ली के सीएम पिछले 2 महीने से, 2 दिनों से स्पेशली कुछ विज्ञापन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसमें एक नए प्रकार की देशभक्ति की परिभाषा दे रहे हैं कि राष्ट्रवाद का असली मतलब है कि देश का हर बच्चा स्कूल जाए, देश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य उपलब्ध हो। तो क्या ये जो डिस्प्यूट है इसमें आपकी क्या राय है? राष्ट्रभक्ति का सही मतलब क्या है? अगर मैं नेशनलिस्ट होना चाहूं तो मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए इनमें से, या कोई बीच का रास्ता बताइए। सर राष्ट्रभक्ति की अगर हम जैसे सीएए से मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं तो परिभाषा काफ़ी संकीर्ण होगी। राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि हम अपना 100% दें, हम राष्ट्र के लिए जो योगदान कर सकते हैं उसमें। तो अगर स्कूलिंग और हेल्थ पर हम ध्यान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा राष्ट्रभक्त है, बजाय सीएए पर हम विरोध करें या फिर उस पर मुद्दे को उछालें या फिर फालतू बिना जिनका कोई महत्व नहीं है, महत्व इतना ज़्यादा नहीं है जो बदलाव ला सके उन मुद्दों पर बहस के। ठीक है सुनीता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ आप पूछना चाहेंगी हमसे? अब जाने की जल्दी में लग रही है, आपको लग रहा है कि बचूं किसी तरह से। ठीक है सुनीता, आप जा सकती हैं। धन्यवाद। बैठिए। आपको साड़ी पहनने की प्रैक्टिस है? बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ पर हाँ।
तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि बहुत कंफर्टेबल है नहीं शायद, तो तरीका वो ये कि 3-4 दिन अभ्यास कर लीजिए इसका, ताकि आप जब जाए ना तो वहाँ दिक्कत ना हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, बैठने का तरीका एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन भी आपका अच्छा है, जैसे वॉइस आपकी बढ़िया है। बस थोड़ा सा वॉइस का लेवल कहीं कहीं थोड़ा ऊंचा रहेगा ना, तो उससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा महसूस होगा, तो थोड़ी सी आवाज़ ऊंची रखें तो बेहतर है। सर मेरा मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मुझे स्टेज या फिर इसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो जरूरत मैं नहीं है। उससे इंटरव्यू में मैं मतलब जो आ रहा है वो भी भूल जा रही हूँ, अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। आप इतना अच्छा बोल रही हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं स्टेज पे जाने की। ठीक है, अब बस थोड़ा सा आवाज़ हल्की सी ऊंची कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। आई कांटेक्ट शानदार है। सॉरी आपने कई बार बोला, लेकिन सॉरी बोलने का तरीका अच्छा है आपका, तो वो चुभने वाला सॉरी नहीं है। मतलब भाव आता है कि अच्छा माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि सॉरी बोलने का तरीका विनम्र है। जो दिक्कत ज़्यादा आ रही है, एक तो नॉलेज थोड़ी कम है। मुझे लग रहा है कि अगर 10-12 दिन ठीक से करंट अफेयर्स पढ़ लें, जैसे 2-3 महीने के अखबार ठीक से पढ़ें, या डेली करंट अफेयर्स वेबसाइट पे होते ही हैं, दृष्टि पे भी और भी वेबसाइट्स पे हैं, तो उनको ठीक से फॉलो कीजिए। कई ऐसी चीज़ें मिस हुई जो इस स्टेज में मिस नहीं होनी चाहिए थी, है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर नॉलेज आपकी ठीक लगी मुझे, तो बाकी मेंबर्स बताएंगे सब। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता लग रही है वो ये है कि जब आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो जैकपॉट होते हैं, उसमें आपने अगर बढ़िया जवाब दिया कॉन्फिडेंस से भर के, तो वो जैकपॉट है। आप ऐसा लग रहा है कि जैसे बैक फुट पर खेल रही हैं, किसी तरह से क्वेश्चन निकल जाए, मैं इससे टकराऊं नहीं। जैसे मैंने शुरू में पूछा आपसे कि महारानी कॉलेज का नाम कैसा है, आपने क्या आंसर दिया मैटर नहीं करता, लेकिन एक स्टैंड लेंगे ना फर्म, तो अच्छा रहेगा। जैसे आप कह सकती हैं यहाँ सर मैं उस कॉलेज से पढ़ी हूँ, उसके नाम से लगाव है मुझे, कभी सोचा नहीं, पर मुझे भी लगता है कि हाँ डेमोक्रेसी है तो बेहतर होगा कि नाम कुछ और हो, और नहीं तो ठीक है, लेकिन कोई नाम चेंज हो तो अच्छा रहेगा। बेशक आप ये कहें, लेकिन जो कहें थोड़ा सा फर्म। जैसे अरावली पे मैडम ने पूछा कि अरावली में ऐसा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद भी हो रहा है, क्या लगता है क्यों हो रहा होगा। अब क्या लगता है वाले में फैक्ट्स नहीं चाहिए हमें, आपको बताना चाहिए कि मैडम इसमें मिली भगत होनी चाहिए, इसमें जो ठेकेदार है, माफिया हैं, उनका, सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत है, इसलिए ऐसा होता है, और ऐसे में चिंता की बात है। तो ये क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड नहीं है, उस पर सॉरी बोल देना, ये ना अपराध जैसा होता है, क्राइम जैसा होता है। फिर मैंने हस्बैंड वाला सवाल पूछा, तो आपने ठीक हैंडल कर लिया, पर थोड़ा सा और स्मार्ट जवाब मैं चाह रहा था। मैं आप कह सकते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हमने इस बारे में खूब बात की है, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, वो भी तैयारी कर रही है, और हमारी ऐसी समझ है कि पद ऑफिस की चीज़ है, घर की चीज़ नहीं है, और हम बहुत सहज हैं। थोड़ा सा लंबा जवाब, थोड़ा सा और अच्छा जवाब। CAA से इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे कैसे होंगे, छवि कैसी होगी, इस पर सॉरी बोलना तो बहुत बुरी बात है। अब बोलिए सर, CAA आने से कुछ मुस्लिम कंट्रीज हो सकता है कि हमसे नाराज हो, जैसे तुर्की नाराज हो सकता है, पाकिस्तान नाराज हो सकता है, लेकिन बाकी देशों में, क्योंकि अंततः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हित काम आते हैं, तो कोई भी देश हमारे साथ वही व्यवहार करेगा जो उसके हित के अनुकूल होगा। अब मलेशिया और टर्की के बेस पर तो हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे नहीं, बेशक आप विरोध भी करें इसका, पर जवाब नहीं देना जो है ना, वो गुनाह है, गुनाह। ताज़ीरात हिंद लग जाती है इस पर, ठीक है। बाकी मैं जनरली बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि आप बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रही हैं, कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। पर्दे पर स्टैंड बड़ा अच्छा लिया आपने। इन्होंने पूछा पर्दा होना चाहिए या नहीं, तो मुझे लग रहा था कि आप बोलेंगे कोई पहना तो पहन ले, में क्या दिक्कत है, पर आपने सीधे बोला कि नहीं वो गलत है। ऐसे स्टैंड चाहिए, रीढ़ की हड्डी वाले लोग चाहिए सिविल सेवाओं में, ठीक है जी सर। ठीक है, चूंकि ये सारे सर्टिफिकेट आपने वहाँ भी दिए हैं, जी सर, तो उसी पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। मैंने वहीं से निकाला है, गार्गी और याज्ञवल्क्य वाले में जो तथ्य के अभाव हैं वो इकट्ठा कर लीजिएगा। चूँकि आप एग्जामिशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो और ये बड़ा हॉट इशू है कि कौन कौन से एग्जामिशन जा रहे हैं या डिडक्शंस, एग्जामिशन डिडक्शन में फ़र्क क्या होता है, ये तकनीकी तौर पर भी ध्यान दीजिएगा, वो आपको पता ही होगा। तो बाकी ठीक है, मध्यकालीन वाला तो हो सकता है वो पूछेंगे, वक्त है, आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। सुनीता, जी सर।
आपको थोड़ा सा आईआर वगैरह ब्रशअप करने की ज़रूरत है, तो पिछले सर। कुछ 1-2 महीने के जो आईआर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स रहे हैं उनको आप ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। और एक चीज़, जैसे मैंने आपसे मलेशिया के बारे में पूछा था कि भारत मलेशिया में तनाव किस लिए है, तो आपने मुझे उसका एक कॉन्सिक्वेंस बताया कि पाम ऑयल, जो भारत सबसे बड़ा इम्पोर्टर है पाम ऑयल का और मलेशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडोनेशिया आता है। तो इस तरीके के तथ्य अगर आपके पास रहेंगे तो मतलब आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी हॉबी दी हुई है स्क्रैप को आप से डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, तो रॉक गार्डन तो बहुत ही फेमस है। तो ऐसी चीज़ें मतलब बोर्ड आपसे अपेक्षा करेगा कि आपकी इस बारे में जानकारी हो। तो जो भी नेकचंद आपने था नाम उनका, सर नेकचंद नेकचंद नाम के एक आदमी थे, उन्होंने बनाया था। तो बाकी आपका मेरे ख्याल से मुझे बाकी चीज़ें सही लगी। आप कहीं कहीं बहुत एब्रप्टली स्टॉप कर जाती हैं कि जैसे आप आंसर दे रहे हैं लेकिन सर आप वो स्टॉप वही कर कह जा रही रही हूँ, हैं। मैं घबराहट। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ और फिर ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नहीं हो रहा। डरना, देखिए इंटरव्यू में ना वही मेरे साथ हो रहा है। मैं कई सबसे बार बड़ी क्या होता है कि दिक्कत। शुरू के 5 मिनट बड़े मुश्किल निकलते हैं और फिर लगता है खत्म सब। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं आखिरी 5 मिनट। शुरू वाला तो याद भी नहीं रहता मेंबर्स को, इसलिए कितना भी खराब हो उसके बाद का संभाल लीजिए, आखिरी 5 मिनट सब पाप धो देंगे आपके। जी सर, डरना नहीं है इस पे एकदम। काम करना। ठीक है, तो बस आप अपने आंसर को अच्छे से फॉर्मुलेट करिए और उसको मतलब कंप्लीट करिए, एब्रप्टली स्टॉप मत करिए। सुनीता, मैं आपके सारे जो भी मैं ओपिनियन आपके जानना चाह रही हूँ उससे मैं संतुष्ट थी। मतलब जितना भी ओपिनियन बेस था, अपने शहर के बारे में पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को लिस्ट में किस कैटेगरी में है और घूंघट हटाओ कैंपेन किस वजह से चल रहा है। आपने वो बताया सही कैंपेन, पर वो इलेक्टोरल उसके लिए था, रजिस्ट्रेशन और वोटिंग के लिए। ठीक है, तो अपने शहर के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो बाकी अच्छा है, बस वही जैसा सर कह रहे हैं, घबराइए मत। ठीक है, मेरा आधा इशू तो वही हो जा रहा है, मैं आ रहा है वो भी भूल जाती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं खुद को ऐसा लगता है कि मैं शायद अच्छा नहीं कर रही अंदर से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस। हम जितने लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं उन्हें वन ऑफ द बेस्ट हैं। आपको मतलब गलत अपने बारे में असेसमेंट हो गया है, बताइए। सुनीता, आपका स्टैंड बहुत बढ़िया था जो डोरी वाला था, क्योंकि उस पर नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता था कि आपने क्यों सपोर्ट नहीं किया डोरी, वो बहुत बढ़िया था। बस कुछ करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप समझिए कि बोर्ड मेंबर्स के लिए जो करंट अफेयर्स है वो दृष्टि आईएएस के नोट्स नहीं है, वो डेली के न्यूज़पेपर हैं जो उनके घर आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जो डेली का न्यूज़पेपर है आप 1 महीने लगातार पढ़िए, जो उसका करंट अफेयर्स है उसमें आप तैयार रहिए काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी। मेरे सारे क्वेश्चंस वही थे जो आजकल न्यूज़ में है, आप उन पे तैयार रखिए, आप पीछे मत जाइए, लेकिन 1-2 महीने का न्यूज़पेपर ज़रूर देखिएगा पूरा। ठीक है सुनीता, ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है बस। सर मैं इस पे थोड़ा वर्क करना चाहती हूँ, अगर मैं कैसे करूँ? अगर मुझे 10 सवाल भी गलत आए ना, 10 में सॉरी बोलना पड़े, तब भी ध्यान रखना कि आखिरी 5 मिनट काम आने वाले हैं बस। जी सर। घबराना एकदम नहीं है, और किसी सिचुएशनल क्वेश्चन का जवाब न दें ये कभी नहीं करना है। भाई फैक्चुअल में आप सॉरी बोल सकती हैं, लेकिन सिचुएशन में सॉरी कैसे बोल सकती हैं? जवाब दीजिए, फर्म जवाब दीजिए। आपका सबसे अच्छा जवाब वही था पर्दे वाला कि नहीं सर वो गलत है। लगता है ना कि दमदार व्यक्ति से बात चल रही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आईएएस बनो इसी बार। थैंक यू सर।